हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्याम फंडामेंटल में। मैं आज आपको क्लास 12 का एक चैप्टर 16 है, एनवायरमेंटल इश्यूज। मैं इस पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एसिड रेन आर प्रोड्यूस बाय। जो एसिड रेन होती है वो मतलब क्या रीज़न होता है एसिड रेन का प्रोड्यूस होने का, ठीक है ना। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो इसमें क्या पूछ रहा है, एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो देखो, सबसे पहले बोल रहा है एक्सेस एमिशन ऑफ NO2 SO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल्स। जब आप किसी ने जलाते हो तो बहुत ज़्यादा NO2 और SO2 रिलीज होता है। फिर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ NH3 बाय इंडस्ट्री एंड कोल गैस, एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय इनकम्प्लीट कंबशन, एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 बाय कंबशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। तो देखो, अगर इसको देखोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर सी देखें, एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। यार एसिड रेन को, एसिड रेन में बेसिकली एसिड रेन का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं बेसिकली। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का कम एसिड होता है वो बेसिकली, जो आपका एसिड होता है। तो ये दो तो पॉसिबल है ही नहीं। अब बात करें बी की, तो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ NH3, तो NH3 का भी कोई रोल नहीं। अब रह गया आपका NO2 और SO2। तो आपका इसका पहला ऑप्शन है क्या, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है, ठीक है। अगर अगर एटमॉस्फेयर में एक्सेस अमाउंट ऑफ NO2 और SO2 रिलीज होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल से, तो एसिडेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला है DDT। DDT residue are rapidly passed through food chain causing biomagnification because DDT is। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो DDT है वो रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? बच जाना, कहीं जमा हो जाना। और रैपिडली पासेस थ्रू फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज DDT इज। तो ये मैंने बहुत देखा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में कहीं वैसे है नहीं। इसका आंसर है लिपोसोल्यूबल। देखो, अगर आप पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है, मतलब जितना भी देख लो एनसीईआरटी में, शायद चांस कम है कि मिले आपको। फिर भी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है, लिपोसोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच ऑफ these is a pollution related to occupational health hazard disease। तो इनमें से कौन सा जो डिजीज है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब इनमें से पॉल्यूशन आपको, मतलब आपको डिजीज कॉज करता है। तो निमोनियोकोनियोसिस, फ्लोरोसिस, अस्थमा एंड सिलिकोसिस। तो जो आपका सिलिकोसिस है ना, वो आपका डिजीज कॉज होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका डी होगा, थर्ड का। अब क्वेश्चन हम करते हैं 4। अगला क्वेश्चन 4 है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ। जब हम सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो किस तरह, क्या होता है उसमें? फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, या बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है? तो अगर आप पढ़ोगे तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इस प्रोसेस में हम सीवेज को छोड़ देते हैं और उसमें बोल सकते हो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। और वो उन्हें जो भी करना होता है उस माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये टॉपिक है, ये चैप्टर 10 से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ रिवर। तो क्या पूछ रहा है, ये किससे रिलेटेड है? तो अगर आप देखोगे, हैज़ नो रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, गिव अ मेजर ऑफ सेलेमिना इन रिवर। देखो, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता, ये है भी नहीं। लास्ट देखोगे तो रिमेन्स अनचेंज व्हेन अल्गल ब्लूम अकर। मतलब बोल रहा है कि रिमेन अनचेंज व्हेन अल्गल ब्लूम अकर। तो अल्गल ब्लूम होने से कुछ ऐसा चेंज चेंज तो आता है। इसमें लिखा रिमेन अनचेंज, बस चेंज आता है। इंक्रीज व्हेन सीवेज गेट मिक्सड विद रिवर वाटर। हाँ, तो ये है रिलेटेड। अगर रिवर वाटर में जो सीवेज वेस्ट है, जब जैसे ही वो मिक्सड हो जाएगा तो ये इसमें बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सी है। इसका आंसर क्या था आपका? ये डी है, ठीक है। तो चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 6।
तो जो 6 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। टुडे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज हाई बिकॉज ऑफ, मतलब आज के डे में जो जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो किसकी वजह से है। तो यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर, हम यूज़ तो कर ही रेफ्रिजरेटर। इंक्रीज कंबशन ऑफ ऑयल एंड कोयल, हम कोयले को भी जला रहे हैं, ऑयल को भी जला रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, तो देखो इन तीनों से ही आपका ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द वो। हाँ, तो आप लिख के लिखोगे, देखो होने को तो इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, पर इसमें ऑप्शन बोल रहा है ऑल ऑफ द वो, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट यूज फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम। पूछना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट होता है वो किसको निकालता है, किसको रिमूव करता है। तो आप देखोगे ये बेसिकली एनसीईआरटी की लाइनों में से है। तो ये एग्जॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, किचन वेस्ट। तो ना ही किचन वेस्ट है, ना ही इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल ये भी नहीं है। तो आंसर आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, थर्मल पावर प्लांट। चलो आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्ड इन कंजस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ। इसमें तो जैसे कि ढूंढोगे तो हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ये इसका आंसर आपको मिलेगा ए। ठीक है ना, उसमें ओजोन होता है, पेरोक्सीस्टाइल नाइट्रेट एंड एनओएक्स। ठीक है ना, एक्स का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, सिंपल ओ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन होल्स मीन्स। तो ओजोन होल का मतलब क्या होता है। तो होल इन ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन इन द ये आपने काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि ओजोन होल का मतलब होता है कि जो थिकनेस है ओजोन की वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हैं ये इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये नहीं हो सकता। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर ना, कंसंट्रेशन क्या है, वो थिकनेस कम हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, A lake near a village suffered from heavy mortality of fishes within a few days. आपसे बोल रहा है कि एक लेक है उसमें कुछ टाइम से जो मछलियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से मर रही हैं, तो उनका क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हम लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर वर यूज्ड इन द क्रॉप इन द विसिनिटी। हमने क्या किया है, बहुत सारा जो यूरिया फॉस्फेट फर्टिलाइजर है हमने नदी में डाल दिया है। द एरिया वाज स्प्रेड विद डीडीटी एंड एयरक्राफ्ट। जो एरिया है हमने वहाँ पे ये देखो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई वहाँ पे मतलब लेक में डीडीटी डाले। तो ये तो आप बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दो कि ये जहाँ पे मतलब हो ही नहीं सकता। फिर लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिकी, phytoplankton population in the lake declined initially thereby greatly reducing photosynthetic। तो ये भी नहीं हो सकता। देखो अगर क्या बोल रहा है, फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइन इनिशियली thereby greatly reducing photosynthesis। बोलना चाह मतलब ये है कि फाइटोप्लांक जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनका अचानक से डिक्रीज हो गया है इनिशियली देयर ग्रेटली डिक्रीज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन ये आपका ए में क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट और ये आपका थर्ड। फिर अगर इसको बी का देखोगे तो देखो जहाँ भी सेकंड आ गया उसको कट ही कर दो। तो बी में सेकंड आ रहा है इसे कट कर दो, डी में सेकंड आ रहा है इसे कट कर दो। अब रह गया ए एंड सी। तो अगर आप ए को देखोगे ना, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट क्या है लॉट ऑफ यूरिया, ये पॉसिबल है जो डाल सकते हैं। और थर्ड क्या है द लेक वाटर ग्रीन टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी। और इसका सी क्या है, थर्ड एंड फोर्थ। तो मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका ए है, तो आंसर इसका ए है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन। वाइल्ड लाइफ कब ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो दे इज़ लैक ऑफ प्रॉपर केयर,
ये कुछ लॉजिक नहीं बना, अगर नहीं देखते हैं तो भी वो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भी मास स्केल हंटिंग फॉर फॉरेन ट्रेड, इट्स नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉयड, नेचुरल कैलेमिटी अकर। तो इसका आंसर है ए, ओ सॉरी सी आंसर है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड, अगर किसी रीज़न से नेचुरल हैबिटेट वो डिस्टर्ब हो जाती है तो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, सी आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डे जेनेरियो 1990 रिजल्टेड इन टू। इसका आंसर है आपका सी। ये है तो नहीं एनसीईआरटी में, फिर भी इसका आंसर सी है, आप ढूंढ सकते हैं प्रॉपर नेट से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कुछ उससे रिलेटेड तो नहीं है, फिर पढ़ लो। इन्होंने बोल रहे एक्सपैंड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एक्रोनिम इज करेक्ट, कौन सा ये करेक्ट है। तो IPCC, UNP, EPA, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंजेस, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो आपने ये तीनों शायद नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, आपने ये प्रॉपर पढ़ा होगा। ये जो ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये IUCN, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आंसर इसका क्या है, डी आंसर है, ठीक है, 13 का आंसर डी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 14 की, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उस पॉल्यूशन में क्या नहीं होता, डज नॉट कंटेन। तो इसमें नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डंप इनटू अ रिवर इट्स BOD विल। अगर हम बहुत सारा जो सीवेज है अगर हम उसको रिवर में डंप कर देते हैं तो क्या हो जाता है। तो भाई देखो, रिमेन अनचेंज ये नहीं हो सकता, डिक्रीज ये भी नहीं होता, शार्प डिक्रीज ये भी नहीं होता। तो आपने बस ये पढ़ा होगा कि अगर हम रिवर में BOD मतलब बेसिकली अगर कोई सीवेज डाल दें तो बेसिकली BOD बढ़ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो primary pollutant are more harmful than secondary pollutant, primary pollutant and secondary pollutant are equally harmful, secondary pollutant are more harmful than primary due to secondary pollutant। आपका आंसर है सी, ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग भोपाल गैस त्रासदी। आपने पढ़ा होगा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, इसमें क्या हुआ था, तो पूछा कि इनकरेक्ट कौन सी बात है इसमें से, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे, पहले आप सोचो, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक टुक प्लेस, ये हुआ था। मतलब इनमें से कौन सी बात गलत बता रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइड। देखो ये बात सही थी, बेसिकली ये भी सही है। और लास्ट है देखो, इट टुक प्लेस इन नाइट ऑफ दिसंबर, ये भी पता है कि 1984 में हुआ था। रेडियो एक्टिव फॉल आउट ऑन गल्फ भोपाल, तो ये आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट बात है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा सही है, आपका आंसर है सी सही, ठीक है। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 में पूछ रहा है कि लाइकेन आर द इंडिकेटर ऑफ, तो कौन सा इंडिकेटर होता है, तो एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन से इसका सॉइल पोल्यूशन नहीं होता और वाटर पोल्यूशन नहीं होता, आपका एयर पोल्यूशन से है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपको ये पूछ रहा है, नॉइज पोल्यूशन में कॉज नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी बाय स्टिमुलेटिंग द सिक्रेशन ऑफ। तो क्वेश्चन 19 का आंसर है बी, एड्रेनलाइन हार्मोन, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं, तो बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी ढूंढोगे तो आपको दिख जाएगा, ये आंसर है 0.034% ऑफ कार्बन